हेलो एवरीवन। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 3 आज हम लेके आ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर ही लिया है, जिसमें पार्ट 1 में आप लोगों को याद होगा मैंने फ्रेडरिक सोरियो की इमेज जो आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी। सेकंड मैंने आप लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में समझाया था। आज हम लोग लेके आ रहे हैं पार्ट 3। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात समझिएगा, आप जब भी इस चैप्टर को रिवाइज करें, समराइज करें, याद करें, प्रिपेयर करें, जो भी आप करें, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। देखो भाई, सीधा सी बात है, अगर मैं एक बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा तो मुझे वो करना ज्यादा आसान रहेगा। अगर मैं इसको एक बारी में पूरा पढ़ने की कोशिश करूंगा तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ, ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको ईजी बनाना अपने को आना चाहिए। और वो आने का तरीका मैंने आपके साथ जो शुरू कर दिया वो ये है कि मैंने आपके पूरे चैप्टर को पार्ट 1 पार्ट 2 में और कई सारे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आज पार्ट 3, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, मैंने शुरुआत करी है द नेपोलियनिक कोड से। आज मेरा टॉपिक सिर्फ यही है कि नेपोलियनिक कोड क्या है, नेपोलियनिक कोड में क्या क्या प्रोविजंस हैं, नेपोलियनिक कोड क्यों बंद किया गया, ये भी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेपोलियन कौन थे, कैसे कैसे उन्होंने रूल किया, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जरा एक बार क्विक रिकैप देता हूँ आपको फ्रेडरिक सोरियो की इमेज का, जहां पर हमने उनकी इमेज पढ़ी, जिसमें हमने हर एक जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने हर एक चीज जो इमेज में यूज करी है उसका एक सिंबल मीनिंग है। जैसे जमीन पर पड़ा हुआ कचरा जो है वो एक सिंबल मीनिंग था। आसमान में जो प्रीस्ट थे, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आई वॉन्ट कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दें। आपको याद होगा कि नीचे पड़ा हुआ जो है वो कचरा था, वो किस चीज का इंडिकेटर था, वो आपको बताना है मुझे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि फ्रेडरिक सोरियो ने वो इमेज जो बनाई थी उसका विजन क्या था। ठीक है, वो डैश विजन था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे। सेकंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके इंपैक्ट्स हम लोग देखेंगे। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कई सारे चेंजेस जो है वो फ्रांस में देखे गए। वो चेंजेस क्या थे, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई फ्रांस का जो फ्लैग था वो चेंज किया गया, ला पैत्रे और ला सितोयन जैसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और ऐसे कई सारे और जो डेवलपमेंट्स थे वो हुए। आज हमारा जो टॉपिक है वो नेपोलियनिक कोड का, एंड वील बी स्टडिंग अबाउट हु वाज नेपोलियन। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जरा, नेपोलियन बोनापार्ट कौन है, क्या है, कैसे है। ठीक है, चलिए, मैं असल में जब भी नेपोलियनिक कोड की बात करता हूं तो हम लोग हमेशा स्टडी करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। ठीक है, ये नेपोलियन बोनापार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लीडर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीडर, स्ट्रॉन्ग रूलर। अगर मैं इनकी आपको एम्पायर की बात करूं तो ये ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अकेले 39 स्टेट्स पर जो है वो रूल किया। देखिएगा जरा ध्यान से, एक पूरी टाइमलाइन को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये मेरे साथ साथ लिखें। 1774 वो ईयर है जहां पर लुई 16 क्या हुए, पावर में आए थे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि लुई 16 जो वो कहां से बिलोंग करते हैं, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इनका जो फैमिली या इनकी जो परिवार है वो इनका बर्बन डायनेस्टी है। 1774 में आने के बाद 1789 में ये अपनी पावर स्टेट के लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर गए। ठीक है, थर्ड स्टेट के लोगों के साथ ये पावर अपनी कॉम्प्रोमाइज कर गए। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, आपको याद ही होगा। ठीक है, देन उसके बाद कई सारे मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पर फ्रांस में जो है वो देखी गई, लेकिन वो भी ज्यादा चल नहीं पाई। उसके बाद 1796 असल में वो ईयर है जब नेपोलियनिक वॉर्स जो है वो शुरू हुए। नेपोलियनिक वॉर्स जब शुरू हुए, ठीक है। अब नेपोलियनिक वॉर्स का मतलब है नेपोलियन ने इन्वेड करना चालू करा, एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम इटली। उसने इटली से इन्वेड करना चालू करा, एंड ही वेंट ऑन इन्वेडिंग। उन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया, एंड फाइनली 1796 से लेकर 1804 वो ईयर था जब नेपोलियन फाइनली केम इनटू पावर, एंड नेपोलियन ने अपना पूरा जो रूल था वो एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, तो नेपोलियन यानी कि नेपोलियन जब पावर में आए तो ऑब्वियस बात है उन्होंने कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ डेवलपमेंट्स जो है वो उन्होंने किए, और इन्हीं डेवलपमेंट्स को हम लोग मिलाकर क्या कहते हैं, नेपोलियनिक कोड, जो कि कौन से ईयर में आए, 1804। ठीक है, नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट नेपोलियनिक कोड क्या था, नेपोलियन जब पावर में आए तो उन्होंने क्या क्या प्रोविजंस जो है वो लेके आए। चलिए एक एक करके इनको जरा स्टडी कर लेते हैं। चलिए, तो नेपोलियन जब पावर में आए तो उन्होंने कई सारे चेंजेस जो है वो लेके आए। मेनी ऑफ द चेंजेस में सबसे पहला चेंज क्या था, प्रिविलेजेस बाय बर्थ। देखिएगा भाई, प्रिविलेजेस बाय बर्थ का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं, अगर फ्रांस में ना बहुत ज्यादा कॉम्पोजिशन था, अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते थे। जैसे कि आप लोगों को पहले भी मालूम है, फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में डिवाइड थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एस्टेट, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो चर्च और नेपोलियन के सॉरी लुई 16 के एडमिनिस्ट्रेशन से थे। थर्ड एस्टेट वाले द मिडिल क्लास पीपल थे। तो ऐसे जितने भी प्रिविलेजेस जो किसी भी इंडिविजुअल को बाय बर्थ मिल जाते थे, नेपोलियन ने उनको क्या कर दिया, उनको अबॉलिश कर दिया, उनको खत्म कर दिया।
कि कोई भी जो मेरी कंट्री में रहता है उसको कोई भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ उसका वो फायदा जो है वो एंजॉय करे। ठीक है, प्रिविलेजेस बाय बर्थ खत्म कर दिए गए। नेपोलियन ने ग्रांट किया राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी उसने ग्रांट किया। असल में क्या होता था पहले ना, एक मैं आपको भी हायरार्की आगे समझाऊंगा। राइट टू प्रॉपर्टी फिलहाल आप अभी इतना समझ लीजिए कि नेपोलियन ने लोगों को ये राइट दिया कि अगर किसी को प्रॉपर्टी अक्वायर करनी है, अगर प्रॉपर्टी पे ओनरशिप राइट्स चाहिए तो मैं वो देने के लिए तैयार। यानी कि नेपोलियन ने पहली बार फ्रांस के लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी को ओन करने का उसने राइट जो है वो दिया। नेक्स्ट, उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि उसने एक इक्वालिटी का सेंस जो है वो बढ़ाया। यानी कि उसने लोगों के बीच में ये फीलिंग डेवलप करने की कोशिश करी कि मेरे लिए लॉ यानी कानून से पहले मेरे लिए सब बराबर है, कोई एंजॉयमेंट या किसी भी तरह का कोई प्रिविलेज किसको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या करा, उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म करे। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग, आप लोगों ने पावर शेयरिंग अगर मेरे साथ पढ़ा है तो मैंने आपको ना प्रेशर ग्रुप्स के बारे में समझाया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब था लोग ग्रुप्स बनाने के लिए बिल्कुल फ्री थे। अगर उन्हें ग्रुप में अगर कोई डिस्कशन या फिर कोई भी ऐसा एक्शन लेना है जो ग्रुप्स के थ्रू पॉसिबल है तो उनको बनाने के लिए नेपोलियन ने पूरी फ्री कर दिया कि भाई आप गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम जो है वो आपके ग्रुप्स बनाने से नहीं। सच है, ट्रेड यूनियंस अगर आप बनाना चाहे बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसने एक बहुत बड़ा एक जो काम किया वो था क्या, मेनोरियल ड्यूज खत्म किए उसने किसानों के ऊपर से। मेनोरियम ड्यूज, और या फिर आप ये कह सकते हो कि उसने फार्मर्स को या पीजेंट्स को सर्फडम से फ्री किया, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से उसने पीजेंट्स को सारी रिस्ट्रिक्शन से फ्री कर दिया। मैं जरा आपको इसके एक इमेज से समझाता हूँ। यहां पर आप लोग एक इमेज देख पा रहे हैं जिसके थ्रू मैं आपको एक पूरा हायरार्की समझाना चाहता हूं। आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे टॉप पर जो है वो कौन है, वो किंग है। किंग क्या करता था, ये लैंड अलॉटमेंट करता। ये क्या करता है, लैंड अलॉटमेंट करता। ये अपने नीचे आप लोग देख पा रहे हैं, ये लॉर्ड्स को या वसल्स को ऑफर करता और उनको कहता है कि भाई मैं आपको जमीन दे रहा हूं, आप मुझे बदले में मिलिट्री एड दोगे, यानी कि आप मुझे मिलिट्री प्रोवाइड करोगे। जब जमीनें इनके पास आ जाती तो नीचे शिफ्ट करते हैं, और उनको शिफ्ट करने का रीजन था खाना। यानी कि मैं जो है वो पीजेंट्स को ये जमीनें दूंगा, यानी कि ये लोग ये जो कैटेगरी के लोग आप देख रहे हैं, ये लोग जो थे ये अपनी ऑफर जमीनें जो है वो नीचे लोअर क्लासेस को ऑफर करते और उनसे बदले में क्या क्या चीजें मांगते, फूड। ठीक है, उनको बदले में शेल्टर देते और उनसे किराया मांगते, यानी कि जो भी चार्जेस ये मांगा करते वो उन्होंने मांगा। नेपोलियन ने क्या करा, किसानों को, पीजेंट्स को इन सब चीजों से जो है वो फ्री कर दिया कि कोई भी ऐसा जो है वो एक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया, यानी कि ये जो लैंड अलॉटमेंट का सिस्टम था ये खत्म कर दिया उसने। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं जरा। ये जो फ्यूडल सिस्टम है, यानी कि ये जो लैंड अलॉटमेंट सिस्टम आप लोग देख रहे हैं जिसमें किंग जो है वो अपनी लैंड नीचे ऑफर कर रहा था, उसके बाद ये पूरा सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया गया। उसने ये समझ लीजिए कि पीजेंट्स को उसने बहुत ही ज्यादा फ्री करा, क्योंकि पीजेंट्स असल में बहुत ज्यादा नुकसान में थे। वो देखो, पीजेंट्स ही नहीं होंगे तो किसी भी कंट्री में एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, और एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा तो कंट्री को लॉसेस यानी सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है वो आ सकते। तो नेपोलियन ने आकर ये सारी चीजें जो है वो उसने फ्री कर दी। उसके बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंप्रूव किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो इन्होंने किया वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उन्होंने इंप्रूव किया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोड्स और नेटवर्क सिस्टम इंप्रूव किया जिससे कि ट्रेड करना आसान हो पाए। धीरे धीरे मतलब लोगों का फायदा जो है वो इसमें होने लगा, लोग बड़े खुश होने लगे। अब फ्रांस के लोग जो है वो एक सेटिस्फैक्टरी पॉइंट पे आ गए कि हाँ भाई, अब हमारे पास कोई एक ऐसा लीडर हमें मिला है जो हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ, ट्रेडर्स को एक फायदा मिलने लगा, जितने भी बिजनेसमैन थे उनको फायदा होने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम जो इस सिस्टम की नजर आती है वो ये है कि हुआ क्या, ये जो बिजनेसमैन थे, यानी कि ये मैं कहूंगा कि ये एक इस नेपोलियन कोड का फीचर तो नहीं है, लेकिन ये इसका एक ड्रॉबैक की अगर हम लोग बात करें तो ड्रॉबैक में अगर मैं लिखूं यहां पर तो मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेसमैन और जितने भी हमारे ये स्मॉल वर्कर्स थे ये चाहते थे कि नेपोलियन जो है वो क्या करें, वो यूनिफॉर्म करेंसीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें जिससे कि ट्रेड करना आसान हो पाए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, नेपोलियन 39 स्टेट्स के इकलौते लीडर्स थे, तो इसका मतलब था 39 डिफरेंट करेंसीज। देखो, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि एक चैलेंज क्यों है, ये एक प्रॉब्लम क्यों है। इंडिया में 28 स्टेट्स है, अगर मैं इंडिया में ये कहूं कि 28 स्टेट्स की अलग अलग करेंसीज होंगी तो भैया वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। हम लोग मानते हैं कि करेंसीज का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन वो कंट्री टू कंट्री होता है।
यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर हम लोग ट्रैवल करें तो करेंसीज हम लोग चेंज करते हैं। लेकिन अगर ये विद इन द कंट्री होने लगे जहां पर लोग बहुत कॉमनली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम, बिजनेसमैन और वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी। उन्होंने कहा कि भाई हमारी ये जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है या हम लोग जो अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो ये यूनिफॉर्म करेंसीज है। नेपोलियन ने लेकिन फिर भी ये चीजें नहीं मानी। आप कहेंगे कि नेपोलियन का, अगर मैं देखो एक और टाइमलाइन यहां पर ड्रॉ करूं, अभी हमने पढ़ा 1804 जहां पर नेपोलियन अपनी पावर में आए हैं, लेकिन कुछ ही समय यानी कि 1815 यानी कि मात्र 11 साल बाद नेपोलियन अपनी पावर जो है वो हार गए। और उनको हराने में जो कंट्रीज शामिल थी, क्योंकि नेपोलियन एक अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर थे, तो जो कंट्रीज उनको मिलाकर उन्होंने हराया, तो मैं उनको एक निमोनिक से बच्चों को याद कराता हूं, दैट इज बीप्रा। बीप्रा एक बॉलीवुड सिंगर, बीप्रा के बारे में याद रखो, जिसमें बी से है ब्रिटेन, ठीक है, बी से ब्रिटेन, पी से प्रूशिया, आर से रशिया एंड ए से ऑस्ट्रिया। ठीक है, 1815 में एट द बैटल ऑफ वाटरलू, एट द बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन जो वो अपनी पावर हार चुके थे, और उसका एक रीजन था सबसे बड़ा, एक ये। दूसरा, नेपोलियन ने धीरे धीरे क्या करा, सेंसरशिप यानी कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस बढ़ानी चालू कर दी, टैक्सेस जो है उन्होंने बढ़ाने चालू कर दिए। जहां पर उन्होंने आने के बाद टैक्सेस रिड्यूस करे थे, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी किंग को भैया पावर अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए भाई पैसे की जरूरत होती है, और गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स होता है। तो भाई नेपोलियन ने टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिया, जहां पर नेपोलियन को बहुत ही वाइडली एक्सेप्ट करा गया था। धीरे धीरे लोगों ने नेपोलियन को डिस्कार्ड करना चालू कर दिया, उनका रिवोल्ट करना चालू कर दिया, और फाइनली 1815 में बीप्रा यानी कि ये जो कंट्रीज आप लोग ऊपर नाम देख रहे हैं, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को अपनी पावर से हटाया एंड फाइनली इन्होंने पावर अक्वायर कर ली। तो ये नेपोलियन किस तरीके से, नेपोलियन एक कोड क्या है, ये पेपर में बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। आपको ये देखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पर 7 के 7 पॉइंट्स लिखे, ये आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रिविलेजेस बाय बर्थ, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया, ठीक है, और मैनोरियल ड्यूज से, सर्वडम से पीजेंट्स को फ्री किया गया, ठीक है। उसके बाद फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया, ये जो लैंड अलॉटमेंट का सिस्टम था, ठीक है, अबॉलिश कर दिया गया। एक बार ये इमेज जरूर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, किंग क्या करता था, वो अपनी पावर को अलॉट करता था लोअर लेवल पे, और उनसे बदले में फेवर्स मांगा करता, जैसे मिलिट्री, फूड, ये सब, है ना। लेकिन नेपोलियन के आ जाने से पूरे कॉन्सेप्ट को जो है वो खत्म कर दिया गया, और इसकी जगह पर उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर। तो आई होप आप लोगों को नेपोलियन कोड के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल चुकी है। नेपोलियन एक कोड को बहुत अच्छे से पढ़िए। जैसे मैंने आपको बताया कि नेपोलियन के आ जाने से क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या प्रोविजंस आपको याद रखने, वो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें। 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स को अच्छे से मेमोराइज कर लें। क्यों वो अपनी पावर से हट चुके थे, वो भी आप लोग को याद रखना है। कैसे उन्होंने मतलब उनके जो चेंजेस थे वो हैंड इन हैंड नहीं जा पाए, किस तरीके से जो चीजें नेपोलियन शुरुआत में बहुत अच्छे से लेके आए, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को पार्ट 3 में नेपोलियन कोड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है। इसी तरीके से बने रहिए। पार्ट 3 आज मैं लाया हूं, पार्ट 4 भी आने वाले दिनों में आपको मिल ही जाएगा। ऐसे ही बने रहिए। क्वेश्चंस, डाउट्स, कमेंट सेक्शन आपके साथ हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन आपका है, भर दो डाउट से। एक स्पेसिफिक वीडियो में डाउट्स के लिए भी बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।